नमस्कार साथियों, आप सभी का इस तकनीकी मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं अविनाश दवे। मनोविज्ञान विषय को कैसे पढ़ें, इस बारे में आज रणनीति आपसे शेयर करने आ रहा हूँ। मनोविज्ञान विषय को कैसे पढ़ा जाए, मनोविज्ञान विषय में किन पुस्तकों का चयन किया जाए, इसके बारे में आज का जो ये वीडियो है शायद आपको कहीं ना कहीं लाभान्वित करेगा। प्यारे रीट के अभ्यर्थियों जो अभी लगातार तैयारी में जुटे हुए हैं, अगर कंफ्यूज हैं कि मनोविज्ञान मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन फिर भी मेरे उत्तर सही नहीं हो रहे हैं, या मनोविज्ञान विषय को पढ़ने के बावजूद भी मेरे जो है वो जब प्रैक्टिस करने की बारी आती है या सवाल उत्तरों को हल करने की बारी आती है तो शायद मैं वह परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा हूँ जो मुझे देना चाहिए। तो अपनी परफॉर्मेंस को कैसे बढ़ाया जाए, अपनी परफॉर्मेंस को कैसे सुधारा जाए, इसके बारे में ये वीडियो मैं आज की कक्षा में आपके सामने लेकर के आया हूँ। मैं अविनाश दवे आपसे सबसे पहले यह रणनीति आपके सामने शेयर करूँगा कि कैसे जो है सबसे पहले मनोविज्ञान विषय को पढ़ना चाहिए। मनोविज्ञान विषय के लिए ये जो स्पेशल वीडियो आपके सामने बनाया जा रहा है, इसका कोई ना कोई कारण तो होगा, और मैं क्यों बना रहा हूँ इसके पीछे भी कोई कारण होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मनोविज्ञान विषय को अलग दर्जा, एक विशेष दर्जा मैंने इसलिए दिया है क्योंकि रीट नामक जो ये परीक्षा है, ये आगे भी किसी भी परीक्षा की आप तैयारी करते हैं, सीटेट वगैरह की, तो उसमें शिक्षा मनोविज्ञान या बाल विकास नाम का जो ये विषय है, यह कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण स्तंभ की भूमिका अदा करता है। साथियों, क्यों करता है यह भूमिका, अगर इसकी बात करें तो मैं सीधा सीधा इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की तरफ जाता हूं। तो प्यारे रीट के अभ्यर्थियों, आप में से अधिकांश अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने एकेडमिक लेवल पे साइकोलॉजी सब्जेक्ट या एजुकेशन साइकोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ा है। मेरा मानना यह है कि हम जब 11th-12th में या ग्रेजुएशन लेवल पे होते हैं तो 1% ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो एकेडमिक लेवल पे साइकोलॉजी सब्जेक्ट को लेते हैं या उनकी रुचि होती है। हाँ, सेंट्रल बोर्ड या सीबीएसई से संबंधित अभ्यर्थी जरूर इस विषय को लेते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि राजस्थान स्टेट के जो विद्यार्थी हैं विशेष रूप से वो साइकोलॉजी सब्जेक्ट को अपने एकेडमिक लेवल पे या ग्रेजुएट लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे जो है इसे परफॉर्मेंस के रूप में नहीं देते, और देते भी हैं तो वो शायद शिक्षा की इस धारा से, यानी कि शिक्षक वर्ग की भूमिका से ज़्यादा डीपली जुड़े नहीं होते हैं। दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि मैंने क्यों जो है मनोविज्ञान विषय को इतना महत्व दिया है, तो उसकी एक और बात यह है कि मनोविज्ञान विषय अन्य विषयों की भांति एक समान भूमिका नहीं रखता है। यानी मनोविज्ञान विषय या शिक्षा मनोविज्ञान विषय की बात करूं तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक के साथ साथ एक अनुप्रयुक्त प्रकृति है। शिक्षा मनोविज्ञान एक अनुप्रयुक्त विषय है, शिक्षा मनोविज्ञान एक अप्लाइड साइंस है। जबकि अगर हम बात करें राजस्थान जीके की, अगर हम बात करें राजस्थान की कला संस्कृति की, अगर हम बात करें भारतीय इतिहास की, अगर हम बात करें हिंदी साहित्य के इतिहास की, तो कहीं ना कहीं ये सारे विषय फैक्चुअल भूमिका को ज़्यादा महत्व देते हैं, यानी इनमें तथ्यात्मक आंकड़े ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं राजनीति विज्ञान या दर्शन शास्त्र या कहीं जाए हमारे खुद के विषय शिक्षा मनोविज्ञान की, तो इनमें गूढ़ सांकेतिक अर्थों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हमें इनकी भाषा शैली और बौद्धिक प्रयोग को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो मेरा ये मानना ये है कि राजस्थान के जितने भी अभ्यर्थी जो शिक्षक वर्ग की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें पहले ये जान लेना चाहिए कि मनोविज्ञान विषय को पढ़ना कैसे है। मनोविज्ञान विषय की जो तैयारी हम करने जा रहे हैं या हम कर रहे हैं, तो क्या पहली बात तो ये है कि आप तैयारी करते समय कहीं इसे उस प्रकार से तो नहीं पढ़ रहे हैं जिस प्रकार से सामान्य जीके के विषय को पढ़ा जा रहा है। तो मेरा मानना ये है कि पहले हमें हर मनोविज्ञान के कंसेप्ट को समझना जरूरी है। आप मनोविज्ञान विषय के एक एक लाइन को, एक एक शब्द को पहले ध्यान दीजिए कि क्या आप उसके अर्थ को समझते हैं या नहीं समझते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि राजस्थान जीके जैसे सब्जेक्ट को तो जब हम पढ़ते हैं तो एक ही बार में समझ में आ जाता है कि ये लाइन क्या कह रही है, लेकिन मनोविज्ञान विषय ऐसा विषय नहीं है कि आप एक बार में पढ़ लेंगे और उसे समझ में आ जाएगा। इसलिए एक लाइन को अगर आप पढ़ते हैं तो पहले आप जैसे कोई विशेष शब्द देखते हैं, संज्ञानात्मक मानचित्र शब्द आया, संप्रत्यय
अमूर्त होते हैं। अगर इस प्रकार के शब्द आते हैं तो पहले हमारे दिमाग में ये शब्द आना चाहिए कि आखिर ये संज्ञान है क्या यार। संज्ञान का मतलब समझना, कर्म की सहायता से, भाषा की सहायता से इस दुनिया को समझना। छोटा बच्चा जो अबोध है, जो दुनिया की एक भी हरकतों को नहीं समझता है, दुनिया के किसी भी कार्यकलाप को नहीं समझता है, तो कैसे कैसे बुद्धि के विकास के साथ साथ वो इस दुनिया को समझना शुरू करता है, अपने आसपास के व्यवहार को खोजना शुरू करता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो संज्ञान है वह कहीं ना कहीं समझ पर आधारित प्रक्रिया है, समझ के विकास की प्रक्रिया है। और इस विकास की प्रक्रिया में भाषा का कितना योगदान है, हमारी कर्मेंद्रियों का कितना योगदान है, ये सभी बातें हमें जीवंतता के तौर पर समझनी होती है। उदाहरणों की सहायता से समझना होता है, कहानियों की सहायता से समझना होता है, क्योंकि ये मनोविज्ञान विषय हमारे आसपास का विषय है, हमारे धरातल का विषय है। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि अगर आप इस विषय को पढ़ते हैं तो कम से कम पहली चीज़ तो ये प्लीज़ ध्यान रखिए कि इस विषय को पढ़ने के लिए रटने की तकनीक का प्रयोग बहुत कम कीजिए। रटना केवल वहाँ है जहाँ पुस्तकों का नाम आता है, सन का नाम आता है, तो केवल वे चीज़ें रटी जा सकती हैं। और ये आपको पुस्तकों के नाम और रटाफिकेशन के जो सवाल होते हैं वो हिस्ट्री और हिंदी वगैरह राजस्थान जीके में खूब मिलते हैं, तो शायद इन चीज़ों को याद करने के लिए अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बाकी जो बातें होती है मनोविज्ञान में, उनमें आपको रटना तो बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात तो काफ़ी अभ्यर्थियों के ये प्रश्न आते हैं, काफ़ी अभ्यर्थियों के मेरे पास ये संदेश भी आते हैं कि सर हम जब पढ़ते हैं तो हमें बिल्कुल भी मनोविज्ञान समझ में नहीं आता है, या कई बार हम जब क्लास में होते हैं तब तो समझ में आ रहा होता है, लेकिन जैसे ही किताब खोलते हैं तो वापस सारी चीज़ें बिल्कुल वैसी की वैसी हो जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको एक काम करना है कि आप जिस भी चीज़ को पढ़ रहे हैं, क्या उस चीज़ को पढ़ते समय आपने उस शब्द पर गौर किया है या नहीं किया है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि शिक्षक तो अपनी लय से पढ़ाता है और समझाता है और हम भी समझने में मग्न होते हैं, लेकिन हम उस समय ये ध्यान नहीं दे पाते हैं कि शिक्षक ने जिस शब्द का प्रयोग किया है क्या हमने उसका अर्थ समझा है या नहीं समझा है। जैसे कि मान लीजिए कि शिक्षक जो है वो समस्या समाधान अधिगम के बारे में कुछ डिस्कस कर रहा है, संप्रत्यय अधिगम के बारे में कुछ डिस्कस कर रहा है, तो पहले हमारे दिमाग में ये ख्याल आना चाहिए कि आखिर सर ने ये सवाल बोला है तो इसमें क्या मुझे संप्रत्यय का मतलब पता है, क्या मुझे अधिगम का मतलब पता है, क्या मुझे नियम का मतलब पता है, क्या मुझे समस्या समाधान का मतलब पता है। यानी कि मनोविज्ञान की हर लाइन में जितने भी शब्द आते हैं उन सभी शब्दों के बारे में हमें पूरा पता होना चाहिए। हमें यहाँ रटना नहीं है, हमें ऐसे नहीं कि स्कीमा क्या है और फिर आपने उसकी जो है वो नोट्स में लिखी हुई लाइन को ऐसे कैसे रटना शुरू करके बोलना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको तो केवल इतना सा ध्यान रखना है कि स्कीमा क्या है, ठीक है, स्कीम क्या है। तो कहने का मतलब क्या है, मैं ये बात आपसे आगे की कक्षाओं में, जब मार्गदर्शन की कक्षाएं मेरी आगे चलती रहेगी तो उसमें मैं टॉपिक्स के ऊपर भी चर्चा करूंगा। लेकिन अभी मेरा केवल और केवल ये रुझान है, केवल और केवल ये मैं संदेश आपको देना चाहता हूं कि जो भी अभ्यर्थी पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ अगर आप इस प्रकार से नहीं पढ़ रहे हैं तो इस प्रकार से पढ़ना शुरू कर दीजिए। अन्यथा होता क्या है कि फिर आप जो है किसी किताब पर या किसी नोट्स पर दोषारोपण करने के अलावा हम और कुछ युक्तियों का प्रयोग कर नहीं सकते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि ये कोई ऐसा विषय नहीं है कि जिसको एक नोट्स तक समेटा जा सके। सबसे बड़ी बात मेरी ये ध्यान रखिएगा, इस विषय को नोट्स तक समेटना बिल्कुल भी संभव नहीं है। ये एक ऐसा अप्लाइड सब्जेक्ट है जिसको आपको पढ़ने के लिए अच्छी किताबों का चयन करना जरूरी है। साथियों, मैं चाहता हूं कि केवल मनोविज्ञान ही नहीं, हर विषय की जो सफलता होती है वो 3 महत्वपूर्ण साधनों पर निर्भर करती है। जितने भी सेलेक्ट हुए अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो आपको ये जरूर राय देंगे इन 3 साधनों के बारे में। पहला जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है एक अच्छी पुस्तक का चयन करना। मैं ये नहीं कहता कि ऑथेंटिक बुक्स का ही चयन करना, लेकिन मुझे पता है कि अधिकांश अभ्यर्थी जो रीट की तैयारी कर रहे हैं या फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं, इन ऑथेंटिक बुक्स को बहुत कम लोग पढ़ पाते हैं। गाइड भी सेलेक्ट करते हैं तो फिर होता क्या, उन्हें निराशा हाथ लगती है, क्योंकि जो रीट का पेपर बनाने वाला है वो आपसे भी इंटेलिजेंट है। जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर बनाने वाला है वो आपसे बहुत इंटेलिजेंट है। एक प्रश्न पत्र बनाने वाला और एक तैयारी करने वाले में अंतर क्या होता है? अंतर यही तो होता है कि वह ये ध्यान रखता है कि पूरी भीड़ कहाँ इकट्ठी है, पूरी भीड़ जिस फौज की तरफ टिकी हुई है, हमें उस भीड़ से हटके चलना पड़ेगा। हमें ऐसी चीज़ सोचनी पड़ेगी जो इस भीड़ से थोड़ी सी हमें क्या ले जा सके,
हट के ले जा सके। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप उस दौड़ में चल रहे हैं जिस दौड़ में पूरी दुनिया चल रही है, पूरा आपका कंपटीशन वर्ल्ड चल रहा है, तो हमें वहाँ पर चलना तो उसी राह पर है, लेकिन थोड़ा सा हट के चलना है। आपको ये ध्यान रखना है, किताब पूरी की पूरी घोटनी थोड़ी है। किताब में से आपको ये चयन करना आना चाहिए कि कौन सी चीज़ मैं पढूं और कौन सी चीज़ नहीं पढूं। किताब पूरी की पूरी कभी भी उपयोगी नहीं होती है, लेकिन किताब बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। ये जो YouTube वीडियो या जो मीडिया का जो ये संसार आज के समय में इतना फैला हुआ है, एक तरफ मुझे दुख भी होता है, एक तरफ मुझे प्रसन्नता भी होती है। प्रसन्नता ये है कि जो गांव में बैठा विद्यार्थी है वो आज जयपुर क्या, दिल्ली क्या, सभी प्रकार के शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है, अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं लोग इस मीडिया की इतनी ज़्यादा लत लगा चुके हैं, इतना ज़्यादा एडिक्ट हो चुके हैं कि शायद उन्होंने इन चीज़ों को देखना ही छोड़ दिया है। और मैं आपको ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि पुस्तक जो महत्व देती है, पुस्तक हमें जो महत्वपूर्ण वरदान देती है, शायद वो कभी भी कोई भी चीज़ नहीं दे पाएगी। हाँ, हमारे बेसिक फंडामेंटल मीडिया ज़रूर क्लियर करती है, लेकिन किताब मीडिया की जगह कभी नहीं ले सकता है। एक शिक्षक का रियल मार्गदर्शन और पुस्तक, इन दोनों के द्वारा ही सिलेक्शन संभव है। तो जो 3 साधनों की मैं चर्चा आपके सामने कर रहा था, उसमें से सबसे पहला जो साधन है वह है किताब। एक अच्छी पुस्तक का चयन करना बहुत आवश्यक है, अन्यथा कभी भी जो है सफलता नहीं मिल सकती। दूसरा साधन, ध्यान से सुनिएगा, ये पहले साधन से भी महत्वपूर्ण है। कारण क्या है? अगर आपको मेरिट में नंबर 1 आना है, अगर आपको वास्तव में अच्छी रैंक लानी है, तो उसके लिए ये दूसरा साधन आप ध्यान से सुनिएगा। दूसरा साधन पहले साधन पर टिका है, लेकिन दूसरा साधन बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक मेहनत है आपकी, ये आपकी लगन है, ये आपकी माइंड की शक्ति है। जैसे साथियों, मकान बनाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, कई बार साल, कई बार 2 साल लग जाते हैं मकान को खड़ा करने में, लेकिन हम 1 या 2 साल में बहुत परेशान भी होते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में मकान बनाना मुझे लगता है कि इंसान का सबसे कठिन काम होता है। मारवाड़ी में कहावत भी है कि कम ठा, जिनमें कम ठा पड़े वो है कम ठा। तो कहने का मतलब ये है कि इसी प्रकार से नोट्स एक तरीके का कमठा का काम है। नोट्स बनाना एक तरीके का कमठा का काम है। कैसे कि नोट्स बनाने के लिए पहले हमें जो है इन सामग्रियों से परिचय करना जरूरी होता है, इन्हें पढ़ना जरूरी होता है। जब आप अच्छी पुस्तकें पढ़ लेते हैं, जब आप अच्छी सामग्री का चयन कर लेते हैं, तो ऐसी सामग्री का चयन करने के बाद में आपको थोड़ा सा समय देना पड़ता है रोजाना इनके पन्नों को पढ़ने में। और अच्छी सामग्री का चयन करके जब अब अच्छे बिंदु आप निकाल लेते हैं उसमें से, तो उसे नोट डाउन कीजिए। जब तक आप खुद लिखेंगे नहीं और लिखी हुई चीज़ का अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक शायद मैं मानता हूँ कि पुस्तक को पढ़ने से नोट्स का पढ़ना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और दूसरी बात क्या है कि जब आप मान लीजिए इसमें से 4 किताबें, 2 किताबें पढ़ लेते हैं या 2 किताबें यहाँ से कोई उठा लेते हैं, तो उन 2 किताबों में से जो जो चीज़ें आपने नोट की है, अंडरलाइन की है, हाईलाइट की है, उन हाईलाइट की जो चीज़ों को जब आप नोट्स में लिख लेते हैं, तो अब आपको इन किताबों को देखने की जरूरत परीक्षा से पूर्व नहीं पड़ेगी। परीक्षा से 2 दिन पूर्व, परीक्षा से 4 दिन पूर्व अब आपको यदि कहा जाए कि 4 किताबें पढ़िए या 4 किताबों के हाइलाइट्स पढ़िए, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसकी अपेक्षा नोट्स पढ़ना ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। और मैंने यूपीएससी के या आरएस के सेलेक्ट के काफ़ी इंटरव्यू पढ़े हैं, वो भी यही कहते हैं कि नोट्स बनाना बहुत शानदार रहता है। यहाँ तक कि आरएस मेंस में, आईएएस मेंस में जो सेलेक्ट होते हैं, वो न जाने कितने मॉक टेस्ट सीरीज़ का प्रयोग करते हैं। और वो मॉक टेस्ट सीरीज़ का प्रयोग किस लिए करते हैं? ताकि वो नोट्स बनाना सीखें, वो अच्छी राइटिंग प्रैक्टिस करना सीखें। तो इसी प्रकार से हमें भी एक अच्छे नोट्स राइटिंग प्रैक्टिस करने आने चाहिए। कई बार आपने मैंने मीडिया में देखे हैं ऐसे कि लोग इस नाम से भी अपना प्रोडक्ट बेचते हैं कि टॉपर के नोट्स, ऐसा आपने भी कहीं सुना होगा। तो टॉपर के नोट्स का मतलब क्या? वो ये चीज़ कहीं ना कहीं मार्केट में आ तो रही है कि हाँ, नोट्स एक वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं और आज पूरी दुनिया नोट्स के पीछे भाग रही है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम दूसरों के नोट्स के पीछे भाग रहे हैं। दूसरों के नोट्स को आधार स्तंभ बनाइए, लेकिन दूसरों के नोट्स को
बस अपना रेडीमेड पकाया खाना चाहते हैं, या रेडीमेड पकाए हुए पर निर्भर मत रहिए। रेडीमेड पकाने से अच्छा है आप स्वयं पकाइए। जैसे बाजार का या होटल का खाना और घर के खाने में अंतर होता है, उसी प्रकार का अंतर इन रेडीमेड गाइड्स या रेडीमेड जो है वो नोट्स के अंदर होता है। तो मेरा मानना है कि आप इनका प्रयोग तो कीजिए, लेकिन शायद जो आप बाजार से भली रेडीमेड आटा लेके आइए, लेकिन आटा बनाए, लेकिन रोटी तो घर पे ही बनाओ यार। रोटी घर पे खाने का जो मज़ा है वो शायद बार बार खाने में नहीं आएगा। तो इसी प्रकार से एक बार अगर आपने अच्छे से नोट्स तैयार कर दिए तो शायद वो, और आपके नोट्स आपसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता है। अगर मैं नोट्स बनाता हूँ तो वो नोट्स मुझे याद है, वो नोट्स मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जब आपको पढ़ने के लिए दूंगा तो आप 4 बार पढ़ लेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उस नोट्स को जो है वो सही तरीके से रिकॉल नहीं कर पाएंगे। लेकिन मुझे वो नोट्स पूरे कंठस्थ याद है, समझ में आ गया मैं क्या लिखा है, किस चीज़ पे क्या कैसे लिखा है। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि हर व्यक्ति को अपने माइंड के अकॉर्डिंग नोट्स तैयार करने चाहिए। कितने साधनों की चर्चा की मैंने? 2 साधनों की चर्चा की। एक किताब के चयन के बारे में बताया और दूसरा बताया नोट्स बनाने चाहिए। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण साधन है वो है प्रैक्टिस। मैं बार बार मकान के उदाहरण से आपको थोड़ा सा ये समझा देता हूँ कि जिस प्रकार मकान ईंटों से तैयार होता है, लेकिन उसकी फिनिशिंग जो है वो प्लास्टर से और कलर से आती है, उसी प्रकार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी तैयारी भी जो है इसी क्रम में चलती है। हमारी तैयारी नोट्स पढ़ने से होती है, हमारी तैयारी अच्छी किताबों को पढ़ने से होती है, लेकिन जैसे ही हम उसके ऊपर प्लास्टर रूपी जो है वो क्या कहते हैं टेस्ट सीरीज़ का थोड़ा सा जो है छींटा मारते हैं, तो उससे उसके निखार में क्या आती है और सुंदरता आती है। इसलिए प्रैक्टिस ये समझाती है कि हमने जो है कितनी गलतियां की हैं, हम उन गलतियों को दोबारा नहीं करें। कई बार हम प्रैक्टिस सेट में जो गलती कर देते हैं, वही सवाल जब टेस्ट में आ जाता है तो उस समय हम उस गलती को करने से क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि 3 ऐसे महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं जो हर सिलेक्शन के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक सही पुस्तक का चयन, एक सही नोट्स का निर्माण, और तीसरा है वह अति महत्वपूर्ण है एक अच्छी प्रैक्टिस सेट बुक का चयन, या एक अच्छे मॉक टेस्ट सीरीज का चयन, या पुराने प्रश्न पत्रों का अभ्यास कीजिए। पुराने प्रश्न पत्र साइकोलॉजी में बहुत वरदान सिद्ध होते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि केवल इतने ही भरोसे मत रहिए। अगर बार बार पुराने टेस्ट ही रिपीट होते तो शायद साइकोलॉजी में सवालों की संख्या कभी बढ़ती नहीं। साइकोलॉजी में पुराने सवाल रिपीट होते हैं, लेकिन कुछ यूनिक कंसेप्ट के सवाल भी पढ़िए, तो उससे जो है आपकी एक नई आधारशिला मजबूत होगी। ये एक नया विषय है साथियों, मैंने इसीलिए इस वीडियो को बनाया है ताकि आप जो है इस विषय को थोड़ा सा एक नया दृष्टिकोण दीजिए, एक नया आयाम दीजिए, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए जोश के साथ एक बार पुनः जो है हम इस सब्जेक्ट को उस प्रकार से पढ़ें जिस प्रकार से शायद हमने पहले नहीं पढ़ा हो। तो वो है कि इसको एक संकल्पनात्मक दृष्टिकोण से, एक अवधारणात्मक दृष्टिकोण से पढ़कर उसे प्रयोग कीजिए। हमने जो समझा है उस समझी हुई चीज़ का उसी समय प्रैक्टिस सेट की सहायता से प्रयोग कीजिए। पहले आप किताब से चीज़ को समझिए और समझने के बाद में उसका नोट्स बनाइए, और फिर प्रैक्टिस सेट लेके आइए और उस प्रैक्टिस सेट से उसका क्या कीजिए, प्रयोग कीजिए। तो ये जो साधन होते हैं साथियों, ये मैं मानता हूँ कि ये 3 साधन और अभ्यास, धैर्य, हिम्मत, विल पावर, इच्छा शक्ति, ये सारी चीज़ें जो है आपको कभी भी जो है सिलेक्शन से रोक नहीं सकती है। आदमी की जो आर्थिक स्थितियां होती है, आदमी की शारीरिक स्थितियां थोड़े समय के लिए आदमी को हिला सकती है। मैं मंच से, ये इस तकनीकी मंच पे आज पहली बार आया हूं, लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि मैं काफ़ी समय से आया हूं। उसका मेन कारण, काफ़ी मेरे टच में अभ्यर्थी उनको पता है कि मैं काफ़ी समय से बीमार रहा, 10 महीने तक जो है मेरी स्थिति बहुत ज़्यादा डावाडोल रही है। लेकिन मैं आपको ये बात कहता हूं कि 10 महीने के बाद मैं उठकर खड़ा हुआ हूं, तो मेरे अंदर इच्छा शक्ति है कुछ करने की, कुछ प्रदर्शित करने की। मेरे अंदर वह जोश, वह जुनून नहीं मर सकता, वह इच्छा शक्ति नहीं मर सकती। हाँ, रोग मुझे हिला सकते हैं, लेकिन अंदर के मन की जो ताकत है वो कमज़ोर नहीं हो सकती। हाँ, थोड़ी समय के लिए मैं ढीला ज़रूर पड़ा, क्योंकि एनर्जी जो है वो शायद रोगों के कारण कमज़ोर हो जाती है, लेकिन एक नई ऊर्जा के साथ इस मंच पर आज मैं आपके साथ शुरुआत कर रहा हूँ, और उम्मीद है कि इसी प्रकार से ईश्वरीय कृपा से और आप सभी की दुआओं से जब मैं आज वापस उठ खड़ा हुआ हूँ, तो आपको एक नई दिशा और एक नए आयाम जो है वो शिखर तक स्थापित करने में आपका मार्गदर्शन करने का कार्य करूँगा। अब मैं बात करता हूँ कि
कौन कौन सी बुक्स मार्केट में उपलब्ध है और आपके पास इसमें से कौन सी बुक उपलब्ध है। बुक्स को सामान्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा जाता है साथियों। पहली है ऑथेंटिक बुक्स और दूसरी है बाजार में आने वाली गाइड्स बुक। इन दोनों में अंतर क्या है? ये प्रामाणिक पुस्तकें होती है, आरपीएससी हो चाहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो, इनकी आपत्तियों को जरूर जो है वो सुनेगी, लेकिन इनकी आपत्तियों को बिल्कुल भी सुना नहीं जाएगा। तो कि सर कौन सी किताब पढ़े? सबसे ज़्यादा प्रश्न किसी भी टीचर को अगर पूछे जाते हैं तो वो यही पूछे जाते हैं कि सर कौन सी किताब पढूं। कभी भी व्यक्ति जो है खुद डिसाइड नहीं करता है कि कौन सी किताब पढूं, दूसरों को पूछता है कि मैं कौन सी किताब पढूं। लेकिन मेरा मानना है कि हर प्रश्न का उत्तर दूसरे के पास नहीं, खुद के पास पहले होता है। मैं खुद भुगतभोगी हूँ और हम सब जो संघर्षरत व्यक्ति होते हैं वो किसी न किसी किताब का सहारा बता देते हैं कि ये किताब पढ़ ले, ये किताब पढ़ ले। मानिए उनकी बात, बुद्धिजीवी है, अनुभवी है, माननी भी चाहिए। लेकिन मेरा मानना यह है कि सबसे पहले उस किताब को पढ़िए जो आपको समझ में आती हो, क्योंकि सरल भाषा में लिखी गई किताब शायद आपके कंसेप्ट क्लियर करती है। हर एक का माइंड एक जैसा नहीं होता है, तो हर एक व्यक्ति एक जैसी किताब कैसे पढ़ सकता है? किसी के लेखक की शैली किसी को पसंद आती है तो किसी के लेखक की शैली किसी को पसंद आती है। हमेशा सरल से कठिन की तरफ बढ़ना चाहिए साथियों हमें। तो मैं समझता हूँ कि इन किताबों को पढ़ना तो चाहिए, लेकिन अभ्यर्थी नहीं पढ़ते हैं। जबकि हर बार मैं देखता हूं कि रीट में या कोई भी राजस्थान सरकार की या कोई भी वैकेंसी आती है तो उसके अंदर कम से कम 1 साल का समय तो मिलता ही मिलता है। और मैं नहीं समझता कि 1 साल में इन किताबों को नहीं पढ़ा जा सकता। पढ़ा जा सकता है, अच्छे से नोट्स बनाए जा सकते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं ना, हम रेडीमेड के आदी है, हम सरलतम चीज़ों के आदी है कि हम फटाफट कैसे मिल जाए। कई व्यक्ति ये कहते हैं कि सारी चीज़ें ऑथेंटिक सोर्सेज में उपलब्ध नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारी चीज़ें ऑथेंटिक सोर्स में उपलब्ध नहीं है तो गाइड का निर्माण कैसे हुआ? तो उपलब्ध होती है, हाँ, हमें ढूंढने में हो सकता है परेशानी हो सकती है, या पढ़ने में परेशानी हो सकती है। आरटी का आर्टिकल है पूरा, क्या नेट पे उपलब्ध नहीं है? एनसीएफ का आर्टिकल उपलब्ध नहीं है क्या? लेकिन हम उसको नहीं पढ़ना चाहते। एनसीएफ में सवाल आया रीट में, पूरकता का सिद्धांत क्या है? तो पूरकता का सिद्धांत क्या है? तो ये सवाल उठाया कहाँ से? ठीक है, नियोजन के उपागम, आवश्यकता आधारित उपागम, ये सब एनसीएफ की तथ्यात्मक बातें हैं जो शायद एनसीएफ की जो रिपोर्ट है, एनसीईआरटी के द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट नेट पे उपलब्ध है। आप यार उसको पढ़िए तो सही एक बार, दिमाग तो लगे। बहुत सरल भाषा में लिखी हुई है, लेकिन हमें उन चीज़ों को पढ़ना नहीं है। बाजार में जो उपलब्ध है एनसीएफ के नोट्स, बस वो पढ़ लिए, खत्म हो गई बात। फिर सवाल आएगा, ये सवाल कहाँ से आया यार? फिर कहने का मतलब है गाइड ढूंढते हैं और गाइडों में वो सवाल मिलता नहीं है। तो कहने का मतलब ये है साथियों कि मैं ये नहीं कह रहा गाइड्स को मत पढ़िए, गाइड्स पढ़िए, गाइड्स को आधार रखिए। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि सबसे पहले गाइड्स पढ़िए, सबसे पहले कभी भी ऑथेंटिक बुक्स को मत पढ़िए। लेकिन गाइड्स को पढ़ते समय साथियों ये ध्यान रखिए कि क्या वो गाइड मुझे समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। मैं किसी गाइड के पक्ष में नहीं हूँ या किसी ऑथेंटिक बुक को पढ़ाने के, मैं प्रचार प्रसार करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो केवल ये बताने आया हूँ कि हमारी रणनीति कैसी होनी चाहिए। क्यों हम दूसरों पर ही डिपेंड रहते हैं, जबकि हमें खुद में ईश्वर ने शक्ति दी है, हमें खुद में एक प्रतिभा है। तो फिर हम उस प्रतिभा को क्यों जो है दबा के बैठे हैं? हम उस प्रतिभा को निकालें ना बाहर। हम खुद अपने आप से पूछे ना कि यार ये किताब मुझे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। या सर ने बता दी कि ये लेके आ जाओ, अब मैं देखता हूँ कि ये मुझे समझ में आ रही है नहीं आ रही है। दूसरी किताब पढ़ो, कोई न कोई तो किताब समझ में आएगी। मार्केट में जाके सीधी उठा करके क्यों लेके आते हो? पहले एक पन्ना पढ़ो तो सही उसको। और अगर ला भी लेते हो और अगर आपको समझ में नहीं भी आ रही है तो उस टीचर से कंसल्ट तो करो वापस के, सर मैंने आपकी ये बुक लाई या मैंने वो किताब लाई और मुझे उस पेपर पे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है या अच्छी बुक लग रही है, तो उससे कंसल्ट कीजिए सर बहुत अच्छी बुक है। अब कहीं कहीं अगर मुझे प्रॉब्लम हो तो सर मुझे आप बताइएगा। तो कहने का मतलब है उन ऑथर से कंटेक्ट कीजिए, या ऑथर से नहीं है तो आप जिस भी गुरु से संपर्क में है उस गुरु से कंटेक्ट कीजिए। हर परिस्थिति को, मतलब ये नहीं है कि ला करके बैठे और निश्चिंत होकर के आलसी होकर के बैठ गए। 10 लाख में से 8 लाख जनता तो ऐसी है जो बिल्कुल डिपेंडेंट होती है। तो मेरा मानना है कि प्लीज़ ऐसा मत करिए, अलर्ट कीजिए। अपने माता पिता के सपनों को हमें साकार करना है। तो ऐसी स्थिति में मैं मानता हूं कि अगर ढीले ढाले बन करके बैठ गए, एक्टिवनेस अगर हमने खो दी तो ऐसी स्थिति में काम नहीं चलेगा। अब बात आती है कि कौन कौन सी किताबें महत्वपूर्ण है साथियों। देखिएगा, सबसे पहले मैंने लिखा है शिक्षा तकनीकी की किताब है, ये एस.के. मंगल की है। ये बहुत बड़ी किताब है, मैं नहीं कहता कि पूरी लाइए। इसमें से महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो यूनिट 5 की चीज़ें हैं, जैसे मूल्यांकन है, जैसे शिक्षण अधिगम की अवधारणा है, जैसे क्रियात्मक अनुसंधान है, वो इस टॉपिक में मिलते हैं। आजकल के बड़ी बड़ी स्टोर्स पर तो ये उपलब्ध है। वहाँ से जो है आप किताब जो है उसका केवल जो है
इन चीज़ों को फोटोकॉपी करा सकते हैं, पूरी ला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाल विकास चीज़ मैं नहीं कहता ये लाइए, लेकिन पूरी किताब जो है बाल विकास पर आधारित नहीं, इसमें व्यक्तित्व के टॉपिक भी है, इसमें अन्य टॉपिक भी है और इसमें विकास की बहुत अच्छी व्याख्या की गई है। केवल विकास यानी केवल यूनिट फर्स्ट की है, DN श्रीवास्तव, डॉक्टर प्रीति वर्मा की किताब है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब समय चूँकि कम बता रहे हैं लोग, तो इसलिए आपकी शक्ति हो तो इस चीज़ को देखिएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को अगर आप ला सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं ला सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। अरुण सिंह की किताब मैं समझता हूँ RPSC और रीट के अभ्यर्थियों को एक बार जब समय मिलता है तो पढ़नी चाहिए, क्योंकि अधिकांश RPSC के सवाल मैंने देखे हैं कि इस किताब में से हूबहू मिले हैं। मैंने खुद ने देखे हैं ये चीज़ें जो और किसी किताब में नहीं मिले हैं। बहुत सरल भाषा में शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार, वर्धमान कोटा ओपन यूनिवर्सिटी के जो नोट्स हैं उनमें भी बहुत अच्छी बातें कंसेप्टुअली समझाई गई है। सबसे पहली किताब का चयन अगर आप करते हैं तो PD पाठक का कर सकते हैं। PD पाठक जो है वो बहुत सरल भाषा में लिखी गई है। हालांकि सभी प्रकरणों को, किसी भी किताब में सारे प्रकरण एक साथ उपलब्ध नहीं होते हैं। ऑथेंटिक किताब की थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि एक ऑथेंटिक किताब से सारी चीज़ें कवर नहीं हो सकती, इसीलिए मैं खुद सलाह देता हूँ कि आपको गाइड पढ़नी चाहिए। लेकिन मेरा मानना यह है कि गाइड पढ़ने के बाद समय मिलता है तो इन किताबों को भी लाइए और इनको देखिए, क्योंकि शायद अगर आप इनको समय देंगे तो आप उस सवाल को हल कर पाएंगे जो सवाल ये चीज़ें छोड़ देती है। मैं मानता हूँ कि ये चीज़ें बहुत अच्छी मेहनत करके लिखी हुई होती हैं, लेकिन इनसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ तो ये देसी घी तो देसी घी ही रहेगा यार, और मार्केट का घी तो मार्केट का घी रहेगा, तो उसमें फ़र्क थोड़ा तो रहेगा यार, ठीक है। हालांकि कुछ मार्केट के घी बहुत अच्छे होते हैं, कुछ मार्केट के घी थोड़े घटिया भी होते हैं। ऐसे शिक्षा मनोविज्ञान की किताब SK मंगल की आती है, जिसमें से पिछली रीट में से काफ़ी सवाल आए थे, तो मैं समझता हूँ कि उसको भी आपको देखना चाहिए। 11वीं 12वीं की किताबों को मैंने शामिल किया। ये NCERT की किताबें, ऐसे राजस्थान बोर्ड की भी किताबें थी जो इसमें स्लाइड में नहीं आ पाई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनका भी आपको अध्ययन करना चाहिए। मैंने खुद ने अपना एक टेलीग्राम अकाउंट भी बना रखा है, जिसमें 11वीं 12वीं के राजस्थान बोर्ड के तो टेस्ट में अब तक ले भी चुका हूँ, और उसके डेली के 10 सवाल की प्रैक्टिस करवाकर मैंने 11-12 की पूरी बुक्स को जो है वो बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए टेस्ट सीरीज आयोजित भी की है, और बच्चों ने बाकायदा अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और अच्छा जो है प्रयास करके उसे आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी प्रकार अगर गाइड की श्रेणी की बात करूँ तो श्रीमान जितेंद्र जी बोहरा की गाइड है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण विद्या, बहुत ही सरल भाषा में, रोचक भाषा में लिखी गई पुस्तक है ये। और फर्स्ट रैंक की किताब, वंदना जादून जी की किताब और धीर सिंह जी की किताब और ये पैनोरमा की किताब भी आपके सामने है। अगर इनकी तुलना करूँ मैं तो इन तीनों की लेखनी शैली जो है वो बहुत ही सरल है। लेखनी शैली से अगर आप पढ़ना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, तो इसमें से कोई भी एक ले सकते हैं आप। मैंने क्या कहा, मेरे ऊपर या किसी भी पुस्तक के ऊपर किसी भी व्यक्ति को मत पूछिए यार, सबसे पहले आप खुद देखिए उस किताब को, क्या तीनों किताबों निकालो ना उसको कि भाई ये भी दे, ये भी दे, भी दे, और फिर तीनों में तुलना करके देखिए तो शायद ज़्यादा अच्छा रहता है। किसी के ऊपर डिपेंड मत रहिए और फिर उसमें से नहीं आता है फिर आप दोषारोपण करते हो कि भाई आपने कहा था ये किताब लाओ और उसमें से तो कुछ आया ही नहीं, तो ऐसा नहीं होता है। मैं खुद कहता हूँ कि सबके सब इसमें से आ जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ये तीनों जो है वो सरल भाषा में लिखी गई किताब है। ये दोनों जो है, और इन दोनों में अंतर क्या है, इनमें थोड़ा सा कंटेंट लेवल मुझे कम दिख रहा है, जबकि इसमें कंटेंट लेवल अच्छा दिख रहा है। धीर सिंह जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है कंटेंट को डालने का। उन्होंने इन सभी चीज़ों को पढ़ा है। जिस प्रकार मेरा 10 वर्ष का अनुभव है और जिस प्रकार मैंने 100 से अधिक पुस्तकें पढ़ी है, मुझे लगता है उनका भी अनुभव भी इसी कोटि में आता है, इसी श्रेणी में आता है। और जैसा मेरा IQ सेंस कहता है, मेरे माइंड के अकॉर्डिंग ये चीज़ एकदम सही चल रही है। तो बहुत अच्छी मेहनत है, लेकिन इसमें से अनावश्यक चीज़ें आपको टालनी। मैंने आपको पहले कहा था नोट्स बनाना है, तो इसमें से अच्छी चीज़ें रखनी है, और जो काम की नहीं है, जो टफ चीज़ें हैं, जो नेट लेवल की है, उन्हें हटानी है। ये थोड़ी सी बात आपको याद रखनी है। पैनोरमा में भी अच्छी बातें लिखी है। पैनोरमा की जो किताब है उन्होंने भी इसी चीज़ को डाला है, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा हूबहू डाल दिया है, लेकिन इन्होंने अपनी लैंग्वेज के अंदर डाला है। मैं आपको प्रैक्टिकली खुद एडवाइस देता हूँ कि थोड़ा सा जो है इन्होंने अपनी भाषा में लिखा है। और ये जो किताब है ये प्रैक्टिस सेट की दृष्टि से अच्छी है। इन्होंने पुराने पेपर को एक व्यवस्थित रूप से जो है वो प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो मैंने आपके सामने ये पुस्तकों
पुस्तकों की सूची रख दी है। मैं किसी पुस्तक की ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ, आपकी मर्जी हो जो लाइए। मैंने तो हर पुस्तक के बारे में एनालिसिस करके आपको बता दिया कि सारी पुस्तकें बहुत अच्छी हैं, अपने अपने स्तर पर सारा अच्छा प्रयास कर रही है। कुछ अभ्यर्थियों के जो है वो सवाल भी मेरे सामने आते हैं कि उनके माइंड में पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है वो मुझसे शेयर करते रहते हैं। मैं थोड़ा सा, अगर आपके सामने समय रहता है 5 मिनट का, तो इन प्रॉब्लम्स को भी बता देता हूँ, क्योंकि पहला मंच है, शायद आपके सवाल जो है वो यही हो तो क्या पता। जैसे एक है सवाल, अनीता जी का सवाल है कि सर मेरे मदर फादर बहुत बीमार रहते हैं और उनकी मुझे बहुत सेवा करनी पड़ती है और मैं घर में अकेली ही हूँ, अब मैं कैसे पढ़ाई करूँ सर, मुझे सिलेक्शन चाहिए, मेरे माता पिता की सेवा भी मुझे करनी है और मुझे जो है वो पढ़ाई भी करनी है। तो ऐसी स्थिति में यार मैं अब यही आपको सलाह दे सकता हूँ कि देखो, माता पिता हमारे भगवान हैं, वो तो सेवा करनी ही पड़ेगी। दुनिया में संघर्ष सबके सामने आता है यार, सबके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। एक का मैसेज आया था कि सर मेरी शादी हो गई लॉकडाउन में, अब मैं क्या करूं। तो प्रॉब्लम क्या है, तो खुश होना रे, ठीक है, दुखी क्यों हो रहा है, ठीक है। अब शादी हो गई है लेकिन उसके भी आनंद ले और पढ़ाई के भी नहीं, पढ़ाई छोड़ के तो केवल उसके आनंद लेने लग गया, तब भी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ सुनीता जी से, अनीता जी से, कि फैमिली प्रॉब्लम्स तो अपनी जगह है, लेकिन मैं चाहता हूं कि फैमिली प्रॉब्लम्स को दरकिनार करते हुए आपको थोड़ा सा इसके अलावा समय निकालना होगा। माता पिता की सेवा करने के अतिरिक्त तो सुबह उठिए, रात को देरी तक पढ़िए। या मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बताता हूं कि जब मेरे दादाजी बीमार रहते थे तो मैं कॉटेज वार्ड में या जब भी वो जहाँ भी भर्ती होते थे तो एक हाथ से पैर दबाता था और एक हाथ से जो है वो बुक्स पढ़ता रहता था। तो ऐसी स्थिति में सेवा करना अपना उद्देश्य है, सेवा अपना कर्तव्य है। सेवा के साथ साथ भी पढ़ाई की जा सकती है। आजकल तो मल्टीमीडिया आ गए हैं यार, यूट्यूब वीडियो भी साथ साथ में सुनते हुए भी हम उनकी सेवा कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जज्बा होना चाहिए। देश के महापुरुषों ने बहुत कीर्तिमान रचे हैं संघर्ष करके, तो हमें संघर्ष करके ही विजय प्राप्त करनी होगी। अगर आप संघर्ष करके विजय प्राप्त करोगे तो निश्चित रूप से आपका जो कीर्तिमान है, आपका जो ये क्या कहते हैं आत्मसिद्धि स्तर है, वो वास्तव में अन्य की अपेक्षा बहुत ज़्यादा निखर जाएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ कि आप मेहनत कीजिए, छोड़िए मत, संघर्ष जारी रखिए। दूसरा है, एक और सवाल है मैडम का कि मीडिया की क्या भूमिका है। मैं मीडिया में बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि आप मीडिया का प्रयोग ज़्यादा मत कीजिए। जैसे मैं भी अपना टेलीग्राम अकाउंट है तो केवल रात को 10 बजे ऑन करता हूँ, केवल 10 मिनट के लिए। इसके अलावा मैं फालतू में दिन भर में किसी प्रकार की कोई प्रश्नावली आयोजित नहीं करता हूँ। और मैं भी यही चाहता हूँ, आप सबसे विनम्र अपील है कि केवल एक मीडिया का समय निश्चित कर दीजिए। मीडिया के ऊपर ही पूरे टिके हुए रहेंगे ना तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी पूरी की पूरी। मैं आपको और कहता हूँ, जब तक इन किताबों को नहीं पढ़ेंगे, हाँ मोटिवेशन के लिए, कुछ एनर्जी डोज के लिए ज़रूर आप आ जाइए मीडिया पर, लेकिन केवल मीडिया पर ही डिपेंडेंट हो गए तो आपकी लाइफ नहीं बनेगी, ये मैं और आपको कह देता हूँ। उसके बाद में एक और है सवाल गणेश का कि ऐसा लगता है कि मैंने अभी पढ़ा है, सब याद है, लेकिन थोड़ी देर बाद लगता है कि मैं भूल गया हूँ। ऐसा मत सोचिए, कॉन्फिडेंस रखिए अपने अंदर। दूसरी बात, चीज़ को समझिए, समझी हुई चीज़ कभी भूली नहीं जाती है। अगर आपने चीज़ को समझा है और उससे अच्छी प्रैक्टिस की है, मैंने क्या कहा, अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस कर ली, आप में अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ यार मुझे ये चीज़ पता है, क्योंकि मैंने व्यवहारवाद की 4 बार प्रैक्टिस की है, मुझे कैसे भूल सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद में मैक्सिमम बच्चों का सवाल बुक्स के बारे में था, जो मैंने आपको बता दिया। ऑथेंटिक बुक्स अब टाइम है नहीं, लेकिन अगर टाइम मिल जाता है तो आप इसे पढ़िए, नहीं तो इनमें से कंटेंट की दृष्टि से ये दोनों बुकें अच्छी हैं और सरलता की दृष्टि से ये अच्छी है। उसके बाद में एक का सवाल है गजेंद्र जी का कि मैं 1 मार्क्स या 2 मार्क्स से रह चुका हूं, तो क्या कारण हो सकता है, जबकि मैंने तो साइकोलॉजी का कोर्स भी 2-2 बार कर रखा था। तो इनका जो सवाल है वो भी वाजिब है कि ऐसे कई अभ्यर्थी हैं जो 1 या 2 मार्क्स से रह जाते हैं। तो उसका सबसे बड़ा मैं बताता हूं कि उसका रीज़न ये होता है कि टाइम मैनेजमेंट और सही तरीके से पेपर को अटेंड नहीं कर पाना। कई बच्चों की रणनीतियाँ, कई बच्चों की जो है वो स्टडी बहुत शानदार होती है, लेकिन जब परीक्षा का समय आता है तब वो हड़बड़ा जाते हैं। तो मैं इसे मैनेजमेंट का दोष देता हूं। इसलिए आप पहले तो मानसिक रूप से स्थिर रहिए, परीक्षा से पहले अपने आप को एक तनाव मुक्त रखिए, परीक्षा से पहले एकदम स्थिर रहिए और साथ में अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि टेंशन आ ही नहीं सकती है। हम क्या करते हैं, परीक्षा की डेट जब आती है ना तब पढ़ना शुरू करते हैं। ऐसा मत कीजिए, परीक्षा की डेट पर निर्भर मत रहिए। परीक्षा की डेट आने से पहले 4 बार कोर्स कर लीजिए और जितना अच्छा आप प्रैक्टिस सेट करेंगे
करेंगे, जितना अच्छा आप प्रैक्टिस करेंगे, लोगों से अपने खुद के सर्कल बनाओ यार, अपने दोस्तों के साथ गप्पे मारते हो उससे अच्छा 1 घंटा या आधा घंटा पूछो ना यार सवाल एक दूसरे से कि बता ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ठीक है, स्कीम क्या है, स्कीमा क्या है, विकेंद्रीकरण क्या है, संरक्षण क्या है। तो कहने का मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें जो है जब डिस्कस की जाएगी तब और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, बूस्टिंग होगी, ध्यान रखना। और हम चाहे कि नहीं मैं अकेला पढ़ूँ, घर पे अकेला पढ़ूँ, तो कभी भी संभव नहीं है। यूनिटी में जो पावर है वो सिंगलिटी में नहीं है। उसके बाद में उदय सिंह जी का कहना है कि याद नहीं रहता है मुझे कुछ भी। तो ये साथियों थोड़ी सी आप मोटिवेटेड वीडियो खूब देखते हैं, स्मृति बढ़ाने के उपाय वगैरह, मैं इन चीज़ों में मुझे नहीं पता इस चीज़ का क्या नॉलेज है नहीं है, लेकिन मैं इतनी सी बात आपको बता देता हूँ कि याद सब कुछ रह सकता है। पहली बात तो मनोविज्ञान में तो याद छोड़ दो, बात मनोविज्ञान में समझने की चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन याद चीज़ जब आई है ना तो उसके साथ ही उसका उत्तर भी आया है। और थॉर्नडाइक तो खुद समझा रहा है यार अभ्यास करो, अभ्यास करो, अभ्यास करो। तो कहने का मतलब क्या है, बार बार प्रयास करते हैं तो अपने आप हमारी त्रुटियों की संख्या धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। यार जिनके 10वीं में 37%, 38%, 48% है, वो भी कॉलेज लेक्चरर बन के बैठे हैं यार। RS ऑफिसर और IAS ऑफिसर के भी तो उदाहरण आपने देखे होंगे जो परीक्षा में कमज़ोर हैं, अपनी एकेडमिक लेवल पे कमज़ोर हैं। तो यार जब वो विद्यार्थी इतने ऊंचे बढ़ सकते हैं तो सब कुछ संभव है। थोड़ी सी हिम्मत रखिए, आप कुछ नहीं हो सकता, मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी यार। अब ईश्वरीय शक्ति है, वंशानुक्रम वातावरण का योग है, उसी से तो विकास होगा। तो वंशानुक्रम वातावरण में हो सकता है आपका वंशानुक्रम थोड़ा सा कमज़ोर पक्ष का हो सकता है, तो इससे डरने की क्या बात है यार। वातावरण पक्ष तो मिल गया ना यार, वातावरण पक्ष और वंशानुक्रम की सही अंतःक्रिया करवाइए, 100% जो है आपका कल्याण होगा, आपका विकास होगा ही होगा। तो इसलिए किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे कम याद होता है, मेरे अंदर स्मृति क्षमता कमज़ोर है, ऐसा कुछ नहीं है यार। वंशानुक्रम क्षमता अगर कमज़ोर है, वातावरण को अच्छा करो, अच्छे लोगों के साथ मिलो, अच्छे लोगों के साथ संगत करो यार। देखो उनके वीडियोस देखो जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपको प्रेरित करते हैं। धीर सिंह जी के वीडियोस बहुत एनर्जेटिक हैं, तो उनको भी देखिए। मैं ये नहीं हो कि मैं साइकोलॉजी का हूँ तो उनकी आलोचना करूँ, ऐसा कुछ नहीं है और मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मैं तो ये चाहता हूँ जो सही है उसकी प्रशंसा करनी ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कि आप जो है जो भी प्रेरित, जिससे भी प्रेरित होते हैं उनसे प्रेरित हुई, अपने माता पिता के सपनों को साकार करना है। जिन माता पिता ने हमें जो है जीवन दिया है, माँ ने कितना दर्द दे करके हमें जो है जन्म दिया है, पिता ने जो है न जाने कितना पसीना बहाया है। तो ये सोचिए यार बात को कि पिता के पसीनों की बूंदों को हम कैसे व्यर्थ जाने दे सकते हैं। उस माँ की आहट को, उस माँ की आह को कैसे जो है वो मैं व्यर्थ जाने दे सकता हूँ, जिसने मुझे इस धरती में जन्म दिया है। तो उसके तो अगर हम इस संसार में अगर उसकी कितनी भी सेवा कर देना तब भी उसका ऋण जो है वो चुकता नहीं होने वाला है। तो इसलिए प्लीज़ हो सकता है कि मेरी बात से कोई अगर आप असंतुष्ट हुए हो तो इसे माइंड मत कीजिएगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ, मैं ये जो वीडियो बना रहा था मेरा पहला वीडियो था, शायद हो सकता है थोड़ा सा अगर आपको लगे हेजिटेशन वगैरह तो इसे इग्नोर कीजिएगा। मेरा तो वीडियो केवल इसी पर्पज़ से था कि आप मनोविज्ञान की अच्छी तैयारी करें, मनोविज्ञान की अच्छी पुस्तकों का चयन करें, 3 कंसेप्ट को अपनाइए, अच्छी किताब का चयन कीजिए, अच्छे नोट्स का निर्माण कीजिए और एक अच्छी प्रैक्टिस बुक का चयन कीजिए, जिससे कि आप सफलता के नए आयाम स्थापित कर सकें। अगले वीडियोस में मैं आपको टॉपिक्स से संबंधित मार्गदर्शन भी प्रदान करने का कार्य करूंगा। तब तक मेहनत और विल पावर जो है उसको मरने मत दीजिए, उसको टूटने मत दीजिए। ये विल पावर ही है जो चींटी को भी इतनी शक्ति दे देती है कि वो हाथी को हरा सकती है। तो कहने का मतलब है अपने आप को कम मत आकिए, आप में वह शक्ति है जो आप दुनिया को जीतने की शक्ति रखते हैं। मनुष्य में वो आत्म कल्याण की शक्ति है, मनुष्य में वो आत्मिकता की शक्ति है कि जिससे वो पूरी दुनिया को जीत सकता है। जो पूरी दुनिया का राजा बन के बैठा है इस समय, वो भी तो एक मनुष्य ही है। तो सोचिए बात को कि इंसान में कितनी पावर है कि पूरे वर्ल्ड को हैंडल कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम में भी वो शक्ति तो है कि हम एक रीट के सिलेक्शन को क्यों नहीं प्राप्त कर सकते साथियों, कर सकते हैं। बस थोड़ा सा विश्वास रखिए, सही तरीके का, सही रणनीति का, भटकिए मत। जब हम भटकते हैं तभी तो हमारा सिलेक्शन हमसे दूर जाता है। लक्ष्य की तरफ कंसंट्रेट होकर चलिए, अवश्य सफलता मिलेगी। धन्यवाद।